हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो आज बेटा हमारा लास्ट डे है जिस दिन दो क्लासेस चल रही हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जसमीत सर वापस आ जाएंगे और मेरी दो क्लासेस की जगह एक क्लासेस हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है जीवन में। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और टीचर छुट्टी पे जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। मान लो नितिन सर छुट्टी पे गए किसी दिन, मैं आ जाऊंगा। सुनील सर छुट्टी पे गए, मैं आ जाऊंगा। अगर मेरे पास ऑफ कोर्स दूसरा बैच नहीं हुआ तो। ओ माय गॉड्स धीरज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेक्चर नंबर 04। ठीक है, लेक्चर नंबर 04। प्लीज अंडरस्टैंड कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। टूडेज टारगेट। टूडेज टारगेट में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, ओके। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, ओके सर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही कंसेप्चुअल वे में अगर आप सीखोगे तभी आप समझ पाएगा। मैं दिख नहीं रहा हूं एक तो यार, मैं ना कैमरे के बाहर चला जाता हूं। अब दिख रहा हूं क्या मैं? ठीक है, ओके सर। उसके बाद हम सीखेंगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड हम सीखेंगे रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद हम सीखेंगे गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। बस इतना अगर हमने सीख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम अगर हमने सीख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा, दे मेरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक कैजुअल वैकेंसी। एक होती है नॉर्मल वैकेंसी और एक होती है बेटा कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी मैंने आपको सिखा दी है। क्या बात कर रहे हो, पहले समझो नॉर्मल वैकेंसी होती क्या है और कैजुअल वैकेंसी क्या होती है। ओके, यस विशेष बेटा मुझे मिल गई है, एक दो बच्चों ने और भेजी है, मैं फाइनल करके कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मान लो, मुझे बताओ, आप लोग बताना। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का पीरियड क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का पीरियड कब तक होता है, कब तक अपॉइंट होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम तक कंक्लूड होने तक वो अपॉइंट होगा। यस सर। नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या रहता है? राजू बेटा सब कुछ डला हुआ है ऐप पर। ठीक है, सब कुछ डला हुआ है राजू बेटा। चलिए यहां पर भी है
till the conclusion of फर्स्ट AGM, ठीक है, फर्स्ट AGM। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर, ठीक है, यहां पर कब तक होगा बेटा? अगेन टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, मतलब जब वो अपॉइंट हुआ है उसके बाद जो भी AGM आएगी वहां तक, ठीक है। 180 दिन में अपॉइंट होता है, टेन्योर उसका कितना रहता है? अगली AGM के एंड तक, ठीक है। ओके सर, नॉर्मल कंपनी सब्सीक्वेंट ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM, टिल मतलब वो जिस भी AGM में अपॉइंट हुआ उसके बाद जो सिक्स्थ AGM आती है, करेक्ट, उस AGM में वो उड़ जाता है। धीरज कह रहा है सर पागल बना दिया, वो 5 साल क्या था? बेटा नॉर्मल कंपनी में 5 साल है, गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। चलिए अब यहां पर प्लीज ध्यान से सुनेंगे, जब भी AGM कंप्लीट होगी तो क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? नॉर्मल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और हम क्या करते हैं? ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन अगर अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही कंप्लीट होने से पहले ऑडिटर हट गया, ऑडिटर की सीट वैकेंट हो गई, तो क्या होगा? उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। मतलब अगर मान लो 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, तीसरे साल में ही ऑडिटर हट गया। सर ऑडिटर क्यों हटेगा? बेटा बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ऑडिटर की डेथ हो जाए, डेथ हो गई, 5 साल के लिए ऑडिट लिया था, तीसरे ही साल डेथ होगी तो कैसे करोगे? हो सकता है ऑडिटर पागल हो जाए, हो सकता है ऑडिटर इंसॉल्वेंट हो जाए, हो सकता है ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो जाए, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए किसी वजह से, ऊपर जो हमने डिस्क्वालीफाइड फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी वहां हो जाए। हो सकता है कंपनी उसको निकाल दे, रिमूव कर दे 5 साल से पहले, हो सकता है वो खुद रिजाइन करके चला जाए। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाता, जिस टर्म के लिए वो अपॉइंट हुआ था, और उसकी वजह से एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। हमें इमरजेंसी में क्या चाहिए होता है? एक नया ऑडिटर चाहिए होता है जो हमारा काम चला दे। ठीक है, सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से ऑडिटर का टर्म कंप्लीट होने से पहले ही ऑडिटर छोड़ के भाग जाता है, ऑडिटर नहीं रहता, तो कंपनी को एक नया ऑडिटर लाने की जरूरत पड़ती है। और कंपनी को नया ऑडिटर लाना है, उसी के लिए बेटा प्रोविजन हम पढ़ेंगे, दैट इज कैजुअल वैकेंसी सब सेक्शन 8, कैजुअल वैकेंसी सब सेक्शन 8। ठीक है, यहां पर नॉर्मल कंपनी का प्रोविजन अलग है और गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन अलग है। फॉर एग्जांपल ये बताओ, ये वाली हेडिंग कौन सी कंपनी की बात कर रही है? नॉर्मल कंपनी की बात कर रही है या गवर्नमेंट कंपनी की बात करेगा? जल्दी बताओ, ये वाली लाइन नॉर्मल कंपनी के लिए है
या गवर्नमेंट कंपनी के लिए है? ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा देखो, अदर देन कंपनी जिसके अकाउंट C&AG के ऑडिटर के द्वारा करते हैं, अदर देन कंपनी, यानी ये बात कर रहे हैं नॉर्मल कंपनी की। भाई ऐसी कंपनी को छोड़ दो जिसके अकाउंट वो ऑडिटर अपॉइंट करता है C&AG, ये नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं। अदर देन लिखा है ना यार, ठीक है, सारे बच्चे गवर्नमेंट लिख रहे हैं। अरे भाई क्लियरली लिखा है कंपनी अदर देन दी कंपनी, मतलब वो कंपनियों को छोड़ दो जिसका ऑडिटर C&AG अपॉइंट करता है। चलिए, तो यहां पर बेटा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कंपनी का ऑडिटर जो है मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, निकाल दिया, खुद भाग गया, जो भी हुआ उसकी वजह से आज की तारीख में कुर्सी जो है खाली हो गई ऑडिटर की। तो यहां पर पावर किसके पास है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है कि वो अगर ऑडिटर का ऑफिस खाली हो जाता है तो उसकी वैकेंसी 30 दिन के अंदर वो भर देंगे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर वो भर देंगे। ओके सर। और ये जो ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी में आता है, ये कितने सालों के लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ अगली एजीएम के कंक्लूजन तक आएगा, अगली एजीएम के कंक्लूजन तक आएगा। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों बात। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कंपनी की। नॉर्मल कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर क्या करेंगे? 30 दिन के अंदर ऑडिटर को, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। ओके, अब यहां पर ऑडिटर को, जो ऑडिटर की जॉब खाली हुई थी वो किस वजह से हो सकती है? या तो उसकी डेथ हो गई, या तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो पागल हो गया, जो भी था, या यहां पर एक है रेजिग्नेशन, हो सकता है रेजिग्नेशन की वजह से। तो अगर ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आई ना, तो एक और अप्रूवल लेने की जरूरत है। किसका अप्रूवल लेने की जरूरत है? लॉ कहता है अगर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के रेजिग्नेशन की वजह से आई है तो ये जो अपॉइंटमेंट, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस ऑडिटर को रखा है, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुलाकर क्या लेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कैजुअल वैकेंसी वाले ऑडिटर का। ठीक है। दिव्यम पूछ रहा है सर हर जगह नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का रोल अलग अलग क्यों है? बिकॉज बेटा गवर्नमेंट कंपनी जहां भी आती है वहां C&AG की नजरें आ जाती हैं और नॉर्मल कंपनी C&AG नजर नहीं रखता। ठीक है, ओके सर, ओके सर, गॉट इट। कितने पीरियड के लिए ये अपॉइंट होगा बेटा? अगली एजीएम के कंक्लूजन तक अपॉइंट होगा, अगली एजीएम के कंक्लूजन तक अपॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है, किसी भी रीजन की वजह से आए, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? C&AG 30 दिन के अंदर फिल करेगा। और अगर C&AG फिल नहीं कर पाया तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन में फिल कर लेंगे, अगले 30 दिन में फिल कर लेंगे। यानी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका बहुत ही सिंपल है बेटा, C&AG 30 दिन नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन, बात खत्म, बात खत्म। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 रीड कर लो, सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 रीड कर लो।
पढ़ लिया? डन? यस सर, डन। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, बहुत प्यारा, बहुत लवली क्वेश्चन बनाऊंगा, बहुत लवली क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। मान लीजिए ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसको रोटेशन एप्लीकेबल है, ठीक है? नहीं दिव्यम, अगर सिर्फ जनरल मीटिंग लिखा है तो वो उसमें दोनों जनरल मीटिंग आती है, ठीक है दिव्यम? ओके, ए लिमिटेड रोटेशन एप्लीकेबल है। ओके सर, नाउ चलिए, नाउ यहां पर देखना, ठीक है? यहां पर देखना मेरे बच्चा, अब ठीक है, फर्स्ट एजीएम में सीए राधा को किया गया था, सीए राधा को किया गया था 6th एजीएम तक, ठीक है? 6th एजीएम में क्या करा, सीए एक्स को न्यू ऑडिटर अपॉइंट किया गया, और राधा को क्या लग गया, कूलिंग पीरियड लग गया। राधा को क्या लग जाएगा, यहां से 5 साल कंप्लीट करने के बाद कूलिंग पीरियड लग जाएगा, यानी 11th एजीएम तक वो अपॉइंट नहीं हो सकती। यस सर, मान लो बीच में सीए एक्स की डेथ हो गई, और इसकी डेथ की वजह से क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए सीए राधा को अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मेरा यह क्वेश्चन है। द आंसर इज नो, क्योंकि अभी राधा का क्या चल रहा है, क्योंकि उसका कूलिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि उसका कूलिंग पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए भी नहीं आ सकता है, ठीक है? आई होप ये कैजुअल वैकेंसी और रोटेशन को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके सर, यानी यहां पर किसी और पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि सीए लक्ष्य को अपॉइंट किया जाएगा, और वो कब तक अपॉइंटेड रहेगा बेटा, आने वाली अगली एजीएम तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा, और नई एजीएम में हम लोग क्या करेंगे, जनरल मीटिंग में नॉर्मली जैसे किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं वैसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कैजुअल वैकेंसी में इतना ही था, इसके अलावा आपको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है? चलें इसको डिटेल में समझने, क्या आप लोग रेडी हैं समझने के लिए? यस सर, हम लोग रेडी हैं सर समझने के लिए। पूरा फोकस यहां पे रखेंगे, बिकॉज कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है इस केस में, ठीक है? चलिए, ओके सर, नॉर्मल रूल ये बोलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नॉर्मल रूल क्या बोलता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है? नॉर्मल रूल ये बोलता है कि अगर आपको कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा,
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको लेना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन भी और साथ में स्पेशल नोटिस भी। स्पेशल नोटिस क्या होता है हम समझेंगे थोड़ा जाके आगे, बट स्पेशल नोटिस भी लगेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल्स को देखते जाना, एग्जाम्पल्स को समझ आना, क्योंकि अगर ये सारे केसेस आपके मॉड्यूल में नहीं दिए हुए, जितने केसेस मैंने बनाए हैं कुछ भी मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया, 2 लाइन में, लेकिन उस 2 लाइन की इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा डिटेल में है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहला ध्यान से समझना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो एक बारी। एक जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है इसे प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए और मुझे बताइए आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है बस इसको पढ़ लीजिए। यहां पर मैं आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 और सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ाने वाला हूं। पढ़ लिया सबने? देखो नॉर्मल रूल ये कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। नॉर्मल रूल ये कहता है कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे ऑडिटर को हटा रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे ऑडिटर को हटा रहे हैं जिसका जाने का टाइम नहीं था, जो कि एलिजिबल था रीअपॉइंटमेंट के लिए, उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। चलिए लेट्स टेक दी सिचुएशन 1। सारे बच्चे ध्यान देंगे सिचुएशन 1 पर। ठीक है, मान लो एक ऐसी कंपनी है जिसको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मान लो एक ऐसी कंपनी है जिसको रोटेशन नहीं लगता। अब इन्होंने फर्स्ट एजीएम में किसी इंडिविजुअल या फर्म को अपॉइंट करा, कितने सालों के लिए? ठीक है, 5 सालों के लिए अपॉइंट किया। फर्स्ट एजीएम को 5 सालों के लिए अपॉइंट किया ऑडिटर को। अब जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से 2 ऑप्शन है जल्दी बताओगे? कौन कौन से 2 ऑप्शन है? एक ऑप्शन यह है कि पुराने ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन क्या है? पुराने ऑडिटर को हटाकर किसी नए ऑडिटर को लेकर आया जाए। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करती है, अगर कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करती है तो यहां पर क्या लगेगा? मेंबर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। मेंबर्स का क्या लगेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। अगर आप पुराने वाले ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर लेते हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, मुझे बताओ क्या पुराना ऑडिटर अपॉइंट हो सकता था कि नहीं? इस केस में हो सकता था ना। फिर भी कंपनी किसी नए ऑडिटर को लाना चाह रही है, फिर भी कंपनी अपना ऑडिटर चेंज करना चाह रही है, जबकि पुराना ऑडिटर एलिजिबल था रीअपॉइंटमेंट के लिए, फिर भी कंपनी नया ऑडिटर लाना चाह रही है। तो लॉ कहता है यहां पर आपको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में,
ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा, और साथ में लगेगा स्पेशल नोटिस सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट? बिकॉज धीरे धीरे एग्जाम्पल्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है क्या? जिस कंपनी को रोटेशन नहीं लगता वो अगर अपना ऑडिटर चेंज करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और अगर पुराने वाले को रीअपॉइंट करना चाहती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ सिचुएशन टू, ऐसी कंपनी जिसको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, ऐसी कंपनी जिसको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। मान लीजिए मिस्टर शाम को फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया 5 सालों के लिए, मिस्टर शाम को 5 सालों के लिए फर्स्ट एजीएम को अपॉइंट किया, 6th एजीएम तक अपॉइंट किया। मुझे बताओ क्या ये 6th एजीएम में रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या मिस्टर शाम 6th एजीएम में रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बस इतना बता दो। 6th एजीएम में क्या मिस्टर शाम को दोबारा से रीअपॉइंट करा जा सकता है? द आंसर इज नो। रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि कूलिंग पीरियड लग गया है इस भैया को। क्या अब कंपनी अपनी मर्जी से नया ऑडिटर ला रही है या लॉ की मर्जी से नया ऑडिटर ला रही है? क्या पूछा मैंने? इस बार कंपनी जो नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी शाम की जगह, वो अपनी मर्जी से लाना पड़ रहा है या लॉ की मर्जी से लाना पड़ रहा है? लॉ की मर्जी के लाना पड़ रहा है। तो लॉ कह रहा है भाई लॉ की मर्जी से ला रहे हो ना, तो मेंबर्स के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। यहां पर तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम्हें मैंडेटरी है एक नए ऑडिटर को अपॉइंट करना, तो यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेंबर्स का चल जाएगा। ऊपर वाले में स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि लॉ की मर्जी नहीं, कंपनी अपनी वजह से ऑडिटर को चेंज करना चाहती थी। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट ये हमने एग्जांपल लिया बेटा इंडिविजुअल ऑडिटर का। अब मैं केस 2 में एग्जांपल लूंगा पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। मान लीजिए एक फर्म है ईवाई, एक फर्म है बेटा ईवाई, जिसे हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, 5 साल के लिए, और इस कंपनी को रोटेशन के प्रोविजन लगते हैं। हमने ईवाई को फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया, इस कंपनी को क्या लगते हैं? रोटेशन के प्रोविजन लगते हैं। मुझे बताओ 5 साल बाद क्या ईवाई को रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या ईवाई को रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, किया जा सकता है। तो अगर पहला ऑप्शन है, अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर यानी ईवाई को ही रीअपॉइंट करोगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास ईवाई को अपॉइंट करने का ऑप्शन था, फिर भी तुमने नए ऑडिटर केपीएमजी को लाना चाहा। अपनी मर्जी से तुम ऑडिटर बदल रहे हो, तुम ईवाई को नहीं लाना चाहते, तो ऑप्शन 2 अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और स्पेशल नोटिस लगेगा। करमजीत बेटा वहां तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे दोस्त। और फिर मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या 3 महीने में आप अप्रूवल लोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, कैजुअल वैकेंसी। चलिए, क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस और नो, जल्दी बोलो। क्या ये वाला प्रोविजन आपको क्लियर हो गया?
ईवाई को हम अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी केपीएमजी को लाना चाहा, तो वहां पर स्पेशल नोटिस भी लगेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट, केस 3। ठीक है, केस 3 मेरे बच्चा, अगर हमने ईवाई को अपॉइंट करा ऐसी कंपनी में जिसको, ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर हमने ऐसी कंपनी को अपॉइंट करा, ऐसी कंपनी में अपॉइंट करा जिसको की रोटेशन का प्रोविजन लगता है, पहले ईवाई को 5 साल अपॉइंट करा, फिर 5 साल बाद 6 एजीएम में हमने क्या करा, री अपॉइंट कर दिया, ईवाई को ही री अपॉइंट कर दिया। क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा, हमने कहा नया ऑडिटर लाने की जरूरत नहीं है, ओआर से काम चला लिया। अब जब 11th एजीएम आई, आप मुझे बताओ 11th एजीएम में क्या ईवाई दोबारा अपॉइंट हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना। यानी यहां पर लॉ की मर्जी की वजह से, लॉ की मर्जी की वजह से आपको ऑडिटर, तो रिटायरिंग ऑडिटर यानी ईवाई इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और यहां पर आपको नया ऑडिटर लाना ही पड़ेगा लॉ की वजह से। तो क्या मेंबर के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाना चाहिए? क्या हमें स्पेशल नोटिस वगैरह की जरूरत होनी चाहिए? द आंसर इज नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं। मुझे बताओ कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का पीरियड कितने साल का होता है? कंपनी का ऑडिटर का पीरियड कितने साल का होता है? जल्दी बता दो। फर्स्ट एजीएम तक होता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। आपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करा, फर्स्ट एजीएम आई, क्या मैं फर्स्ट एजीएम में अपने फर्स्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी फर्स्ट एजीएम में जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहा हूंगा, क्या मैं अपने फर्स्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकता हूं, या लॉ ने मना किया हुआ है? क्या लॉ ने कहीं पर मना किया है कि फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं बन सकता? नहीं मना किया ना, तो यानी मैं फर्स्ट ऑडिटर को ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर बना सकता हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। क्लियर है क्या सबको? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहता, कोई नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर लाना चाहता हूं, कोई नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर लाना चाहता हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं किसी नए पर्सन को ऑडिटर लाना चाहता हूं तो यहां पर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन और स्पेशल नोटिस लगना चाहिए? क्योंकि मैं एलिजिबल था, फिर भी मैं उसे रखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कोई एक नया बंदा आकर ऑडिट करे। चलिए ठीक है, ओके सर। वन मोर सिचुएशन कैजुअल वैकेंसी की। मान लो ओरिजिनल ऑडिटर की डेथ हो गई, ओरिजिनल ऑडिटर की डेथ हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी में 30 दिन के अंदर किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है ना कैजुअल वैकेंसी में। भाई ऑडिटर की डेथ हो गई, इमरजेंसी में ऑडिटर चाहिए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है सब सेक्शन 8 में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर उसका ऑफिस कितने टाइम के लिए?
उसको कितने टाइम तक के लिए होल्ड करना होता है? नेक्स्ट एजीएम तक के लिए होल्ड करना होता है। यस और नो? नेक्स्ट एजीएम के लिए होल्ड करना होता है। यस सर। अब जब नेक्स्ट एजीएम तक के लिए होल्ड करना होता है तो नेक्स्ट एजीएम पे एक नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। क्या हम कैजुअल वैकेंसी वाले ऑडिटर को ही दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं? लॉ ने कहीं पर मना किया है क्या कि नेक्स्ट एजीएम में तुम्हें पक्के से नया ऑडिटर लाना है? नहीं। जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया उसी को आप आगे 5 सालों के लिए अपॉइंट कर दो, है ना? तो यहां पर आप रीअपॉइंट कर सकते हो सेम ऑडिटर को, कैजुअल वैकेंसी वाले ऑडिटर को सब्सीक्वेंट ऑडिटर की तरह अगले 5 सालों के लिए। और यहां पर क्या लगेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे अपॉइंट नहीं करना चाहते, वो एलिजिबल है लेकिन आप फिर भी एक नए ऑडिटर को लाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस लगेगा। यहां तक क्लियर है? 2 ऑप्शन और लूंगा, 2 और लूंगा और एग्जाम्पल्स, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। आर्यन, कैजुअल वैकेंसी अगर ज्वाइंट ऑडिटर की भी आती है तो भी आप नया ऑडिटर तो अपॉइंट कर ही दोगे ना बेटा, क्योंकि काम बटा हुआ होता है आर्यन। ठीक है, काम बटा होता है नॉर्मली ज्वाइंट ऑडिटर्स में कि मैं ये वाला सेक्शन देखूंगा, तू ये वाला सेक्शन देखेगा, ऐसे काम बटा हुआ होता है। चलिए अब एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, आइए मजा आएगी। एग्जांपल नंबर 1, मान लो इस कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, इस कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, रोटेशन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ओके सर। अब यहां पर हमने फर्स्ट एजीएम में सीए करण को ऑडिटर रखा, सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, ठीक है, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ एजीएम एंड सिक्स्थ एजीएम। सिक्स्थ एजीएम में क्या हुआ? सिक्स्थ एजीएम में क्या हुआ? सीए करण का टेन्योर कंप्लीट हो गया, सीए करण का टेन्योर कंप्लीट हो गया। लेकिन सीए करण ने खुद ही कंपनी को लेटर लिख दिया कि मैं विलिंग नहीं हूं कंपनी का ऑडिट लेने के लिए। सिक्स्थ एजीएम में उसका पीरियड खत्म हो रहा था, वो एलिजिबल था अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है तो कंपनी चाहती तो उसे अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन उसने खुद ही नोटिस दे दिया कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता आपकी कंपनी में दोबारा, क्योंकि मुझे किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट मिल रहा, हो सकता है उसे किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट मिल रहा हो जहां फीस ज्यादा मिल रही हो और उसकी 20 की लिमिट में फॉल ना कर रहा हो, है ना? तो उसने कहा अरे छोड़ यार, यहां चलते हैं, सही है। तो इसलिए उसने कह दिया कि भैया मैं विलिंग नहीं हूं, नोटिस दे दिया कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी में अपॉइंट नहीं होना चाहता। यहां पर बताओ, अब करण की जगह नया ऑडिटर लाया जाएगा तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? क्या लगता है? जस्ट सोचो, अब मैंने बताया नहीं, बस तुम्हें सोच लेना है। यहां पर आप ऑडिटर को खुद नहीं हटा रहे हो, आप ऑडिटर को खुद नहीं हटा रहे हो, आप ऑडिटर ही नहीं आना चाहता, ऑडिटर ही नहीं जाना चाहता, तो यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, क्योंकि हम थोड़ी चाह रहे थे, वो खुद ही भाग गया भाई, खुद ही चला गया ना वो यार। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कैजुअल वैकेंसी वाला केस माना जाएगा? सोचकर बताना, क्या ये कैजुअल वैकेंसी वाला केस माना जाएगा क्या? द आंसर इज नो। बेटा कैजुअल वैकेंसी वाला केस तब माना जाता है
जब उसका पीरियड कंप्लीट नहीं होता। यहां पर उसने पूरा 6th AGM तक पीरियड कंप्लीट किया और फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि भाई मैं अब अगले पीरियड के लिए नहीं आना चाहता। कैजुअल वैकेंसी तब होती जब ये पहले पीरियड कंप्लीट होने से पहले कुछ कर देता। ठीक है, इसीलिए ये कैजुअल, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, अरे यार कैजुअल वैकेंसी वाला ही तो केस समझा रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए, ठीक है ठीक है, मान लीजिए, तो बेटा वो तो रेजिग्नेशन हो जाता ना मोहम्मद, रेजिग्नेशन होता, कैजुअल वैकेंसी हो जाती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरते और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाते जनरल मीटिंग में। चलिए एग्जांपल नंबर 2, फर्स्ट AGM, सेकंड AGM, थर्ड AGM, फोर्थ AGM, फिफ्थ AGM, 6th AGM। ठीक है, यहां पे हमने इसको भी मान लो रोटेशन नॉट एप्लीकेबल, रोटेशन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ओके सर। यहां पे हमने CA धनुष को अपॉइंट किया था। अब उसने क्या किया, 6th AGM वाले दिन, 6th AGM वाले दिन उसने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, उसने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। मुझे बताओ, अगर उसने 6th AGM पर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, आपको नहीं लगता कि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया? यस और नो? अब वो दोबारा से अपॉइंट हो सकता है क्या? वो एलिजिबल था अपॉइंटमेंट के लिए, बट उसने तो कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वो तो सेक्शन 141 में पकड़ा गया। और सेक्शन 141 क्या बोलता है? भैया डिस्क्वालिफाइड हो गए। अगर अब मुझे नया ऑडिटर लाना पड़ेगा तो मुझे उस केस में SR लेना चाहिए या OR लेना चाहिए? अब कौन सा? अब मुझे करण की जगह, धनुष की जगह कोई और लाना पड़ेगा ना यार, कोई और CA लाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ इस केस में किसको लाया जाए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से लाया जाए या स्पेशल रेजोल्यूशन से लाया जाए? क्या यहां कंपनी अपनी मर्जी से उसे हटा रही है या वो खुद ही चला गया? तो यहां पर बेटा आपका चलेगा यस आर्यन, बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलना है आर्यन, आपको रूल्स के हिसाब से। फर्म LLP इंडिविजुअल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रूल्स देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना आप कि कब क्या हो रहा है, बस उससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग रीड करेंगे और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहां से सेक्शन, यहां से लेकर सब सेक्शन, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लो और मुझे बताओ कौन सा आपको समझ नहीं आया पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। ये मैंने सारे केसेस इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए। डन, ये वाला एग्जाम्पल भी बता दिया। अगर उसने शेयर्स खरीद लिए, अगर उसने नोटिस में कंपनी को कह दिया कि मैं नहीं अपॉइंट होना चाहता, ठीक है, और या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया ना मीटिंग में कि हम इस ऑडिटर को नहीं रखना चाहते, ये अपॉइंट हो सकता था लेकिन हम इसे नहीं रखना चाहते। थर्ड शॉर्ट में बता दो बेटा, यहां पर जहां पर भी तुमने SR बोला है ना, जहां पर भी तुमने SR बोला है, अभी यहां पर तुमने SR बोला थर्ड पॉइंट, यहां पर तुमने SR बोला थर्ड पॉइंट, यहां पर वो, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इतना बड़ा पॉइंट
सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है। ये देखो यहां पर तुमने एसआर बोला, जहां पर वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था लेकिन तुमने फिर भी नया ऑडिटर लाकर खड़ा कर दिया तो तुम्हें एसआर लेना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स में तुमने यही तो करा, एसआर पास करके ही तो नया ऑडिटर लाए, पुराने वाले को कहा कि निकल जा तू, हम नहीं रखना चाहते तुझे। तो वही मैंने कहा कि एक ही पॉइंट में सारी बातों को लिख दिया इन्होंने, एक ही पॉइंट में सारी बातों को लिख दिया, इतने सारे एग्जाम्पल दिए नहीं, बस लिख दिया। ठीक है कि अगर आपने स्पेशल, देखो अगर आपने पास नहीं किया, अगर एसआर पास नहीं किया, ओआर पास किया तो वो रीअपॉइंट हो जाएगा, वो रीअपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एसआर पास कर दिया तो वो फिर रीअपॉइंट नहीं हो सकता ना। एसआर पास हो गया तो नया ऑडिटर आएगा, और अगर एसआर पास नहीं हुआ तो नॉर्मल ऑडिटर आएगा, नॉर्मल ऑडिटर आएगा, मतलब वापस वाला पुराना ऑडिटर ही आएगा। ठीक है, ओके सर, चलिए आर्यन, एसआर वाली लाइन ये है और स्पेशल नोटिस वाली लाइन सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में दी हुई है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, समझना। मान लीजिए हमने फर्स्ट एजीएम में सीए जसमीत सिंह कौन से, गोवा वाले, है ना, सीए जसमीत सिंह गोवा वाले, ठीक है। ये कब तक अपॉइंट हुए बेटा, 6th एजीएम तक अपॉइंट हुए। कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी को रोटेशन नॉट एप्लीकेबल, कंपनी को रोटेशन नॉट एप्लीकेबल, कंपनी को क्या नहीं लगता है, रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में अगर मान लो जनरल मीटिंग हुई, एजीएम में ये लोग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना भूल गए, यानी ये ओआर पास करना भूल गए, या न्यू ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में क्या होगा। तो लॉ कहता है कि अगर किसी एजीएम में या तो आपने नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया या आपने पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया, तो सुन लो लॉ क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा ऑटोमेटिकली कंपनी का ऑडिटर। ओ माय गॉड, क्या बोला यहां पर उन्होंने बोला 6th एजीएम पर अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम मान लेंगे कि आप जसमीत सर को ही कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा लॉ मान लेगा, ठीक है, ओके। तो यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शॉल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बट क्या यह पॉइंट रोटेशन के केस में हो पाएगा, द आंसर इज नो। अगर इस कंपनी को रोटेशन लगती तो इसे एक नया ऑडिटर रखना ही पड़ता, क्योंकि लॉ ने वहां क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो रोटेशन का केस होता तो कंपनी नहीं कर सकती थी, अलाउड ही नहीं था ऐसा करना, कंपनी को नया ऑडिटर लाना ही पड़ता, जसमीत सर अपॉइंट नहीं हो सकते थे क्योंकि लॉ ने मना किया हुआ है। बट ये नॉर्मली वैसी कंपनियों में चल जाएगा जहां पर, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
चलिए ठीक है, ये नोट आप कट कर दीजिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलिए सब सेक्शन 11 को रीड कर लीजिए, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, सब सेक्शन 11 भी पढ़ा दिया है कि कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी बनाई गई है तो कोई भी वैकेंसी को भरना हो उसमें सजेशन कौन देता है? सबसे पहला सजेशन ऑडिट कमेटी, उसका काम ही है सजेशन देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसका सजेशन कौन देता है? ऑडिट कमेटी। फर्स्ट ऑडिटर हो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर हो, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर का सजेशन ऑडिट कमेटी के थ्रू से जाता है। संतोष बेटा ओपीसी में ना फर्क नहीं पड़ता कि ओआर चाहिए या एसआर चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम्हें एक ही बंदे का अप्रूवल लेना है, अगर वो अप्रूव करेगा तो हो जाएगा, अगर वो अप्रूव करेगा तो नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना ओपीसी में। एसआर और ओआर का क्या फर्क पड़ता है जब एक ही बंदे का अप्रूवल लेना है तो। बेटा नाम किसी भी तरह का ऑडिटर की अगर वो करनी है तो ऑडिट कमेटी ही सजेशन देती है। चलिए ओके सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दैट इज बता दें क्या? अभी बता दें क्या? चलिए अभी ये वाला रहने देते हैं, रिमूवल और रेजिग्नेशन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आसिफ बेटा नहीं खोल सकते क्योंकि सिंगल मेंबर ही ओपीसी खोल सकता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा रिमूवल ऑफ ऑडिटर और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर में उसे निकाला जाता है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर में वो खुद अपनी मर्जी से चला जाता है। दोनों से ही क्या क्रिएट होती है बेटा? दोनों से ही कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। दोनों से ही क्या क्रिएट होती है? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। यह सारियन करवा देंगे, डोंट वरी। ओके, दोनों से ही क्या क्रिएट होती है? कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि बीच में ही ऑडिटर तो चला गया ना, चाहे आपने उसे लात मार के निकाला हो, चाहे आपने उसे लात मार के निकाला हो, चाहे वो खुद निकला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। दोनों में ही कैजुअल वैकेंसी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे, हमने ऊपर पढ़ लिया है, ऊपर पढ़ लिया। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? ऑडिटर को निकालने का क्या प्रोसीजर है और ऑडिटर के खुद जाने का क्या प्रोसीजर है? तो फटाफट, छोटे छोटे सेक्शन है, इसमें कुछ बड़ा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। ये देखिए प्रोसीजर देख लीजिए। अगर कंपनी, अगर ऑडिटर को निकालना है, अगर कंपनी को ऑडिटर को निकालना है तो क्या पास होगा बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। क्या पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। 30 दिन के अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाती है ADT 2 फॉर्म में कि हम अपने ऑडिटर को उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही टाटा बाय बाय कह देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को चेक करता है और फिर अगर उसे लगता है कि सही है तो वो क्या कर देता है? ऑर्डर दे देता है, अप्रूव कर देता है। और उस ऑडिटर, उस अप्रूवल को किसको भेजता है? कंपनी को भेजता है।
जिस दिन कंपनी को रिसीव होता है अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके 60 दिन के अंदर एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और कंपनी का ऑडिटर हटा दिया जाएगा और फिर उससे क्रिएट हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो यहां पर मैंने पूरा ओवरऑल प्रोसीजर आपको बताया। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, 30 दिन के अंदर AD2 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, डेट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, जिस दिन वो ऑर्डर रिसीव होगा कंपनी को, उसके 60 दिनों में हम जनरल मीटिंग बुलाएंगे। जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑडिटर हट जाएगा, और ऑडिटर हट जाएगा, ठीक है। तो यही को अब सीधा बुक में से पढ़ लेते हैं। आइए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 140, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऑडिटर को निकालना चाहते हो, अगर आप ऑडिटर को निकालना चाहते हो, उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले, टर्म कंप्लीट होने से पहले, अभी तक जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वो टर्म कंप्लीट होने के बाद आप ऑडिटर बदल रहे थे, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वहां पर तो स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल नोटिस काम हो जा रहा था। यहां पर आप बीच 2 साल होते निकाल दिया, 3 साल होते निकाल दिया, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्नब बेटा नहीं बताया सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में देगी, कई सारी बातें लॉ में नहीं बताई होती। चलिए, ठीक है, चलिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा। बट आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई काम खुद नहीं करना चाहती है, वो काम किसको दे देती है बेटा, यहां पर उन्होंने ये अप्रूवल का काम दे दिया रीजनल। आरडी यार देख, मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने तुझे बड़े सारे काम पिछले चैप्टर्स में दिए थे, हाँ दिए थे, वैसे ही एक और काम मैं तुझे दे रहा हूं, कर लेना, ठीक है। तो एक्ट में तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये पावर अप्रूवल देने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दे दी है, रीजनल डायरेक्टर को दे दी है, रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। कौन सा फॉर्म जाएगा, ADT2 जाएगा। कौन सा फॉर्म जाएगा, ADT2 जाएगा। ओके सर, यहां पर क्या होगा, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसके 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर एप्लीकेशन, और फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा ना, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। सो बोर्ड रेजोल्यूशन, 30 दिन में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल, गवर्नमेंट मतलब आरडी का अप्रूवल, आरडी का अप्रूवल आने के बाद 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। बट आपको नहीं लगता कि ऑडिटर को निकालने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ऑडिटर को बिना उससे उसका पक्ष सुने निकाल देना चाहिए क्या? करमजीत बेटा ये बताओ, करमजीत मेरे बच्चा ये बताओ, यहां पर जनरल मीटिंग यहां हो रही है, बोर्ड रेजोल्यूशन यहां हो रहा है, तो आप खुद बताओ कौन सी चीज पहले हो रही है बेटा? तो लॉ कहता है यहां पर देखो, गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। यानी ऑडिटर को रिमूव करने का एक्शन लेने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। यानी क्या करना पड़ेगा, ऑडी एल्ट्रम पैटर्न, वाह क्या नाम है, ऑडी की कार ले लो, है ना, ऑडी एल्ट्रम पैटर्न मतलब अदर पार्टी टू हर्ट, अदर पार्टी टू हर्ट मतलब दूसरी पार्टी को अपने पक्ष की बात कहने का मौका देना। यस करमजीत, जब तुम्हें लगेगा कि ऑडिटर काम सही नहीं कर रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है, तो उस केस में रिमूव करोगे ना, ठीक है। ओके सर, तो ये लैटिन लैंग्वेज का है,
इसका मतलब होता है कि हर पर्सन जिसके अगेंस्ट आप एक्शन लेने वाले हो उसको मौका देना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए अपनी बात कहने का, भले ही उसने गलत किया हो लेकिन उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल 10 को रीड करेंगे, सारे बच्चे एग्जाम्पल 10 को रीड करेंगे। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए निकाल रहे थे भाई साहब। चलिए ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस पॉइंट को भी आप कट कर देंगे, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इलुस्ट्रेशन 4 कह रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिमूव ऑडिटर एट जनरल मीटिंग शॉल बी पास्ड विद इन डैश डेज फ्रॉम द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल आने के कितने दिनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में? 60 डेज में हो जाना चाहिए, 60 डेज में हो जाना चाहिए। ओके सर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, जहां पर ऑडिटर अपनी मर्जी से अपना टेन्योर कंप्लीट होने पर जाना चाहता है। इसके कई सारे रीजन होते हैं। एक तो हो सकता है उसके हेल्थ इश्यूज हो गए हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया लेकिन उसे कोई बीमारी हो गई है जिसके लिए उसको बाहर जाना है इलाज कराने 3-4 महीनों के लिए, तो और उसी टाइम पे आपको ऑडिट क्लोज करना है। क्या वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कह रहा है यार हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर सकता हूं कंटिन्यू, मैं करूंगा तो मैं ही टपक लूंगा, 5 साल तो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हो सकता है कि कंपनी इंफॉर्मेशन मांगने पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी। कंपनी से बार बार ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांग रहा है लेकिन उनकी तरफ से टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ऑडिटर टाइम पर ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो वो कह रहा है यार ऑडिट अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगा सारे शेयर होल्डर्स मुझे कहेंगे कि यार तुमने ऑडिट क्यों नहीं कंप्लीट किया। अरे इंफॉर्मेशन तो मिले, इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है सही से, मैं जो पूछता हूं वो सही से बता नहीं रहे हैं। उस केस में भी वो रिजाइन कर सकता है जहां पर उसे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ना। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ऑडिटर जो है, और ऐसे पास्ट में बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब ना रहूंगा मैं यहां। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या बोला गया है? सिंपल सी बात बोली गई है बेटा कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है कंपनी से, ठीक है, अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है कंपनी से तो वो ADT 3, कौन सा फॉर्म? ADT 3 फाइल करेगा 2 लोगों के साथ, कंपनी के साथ और ROC के साथ। कितने दिनों में? 30 दिन के अंदर फाइल कर देगा रेजिग्नेशन के। ठीक है, 30 दिन के अंदर फाइल। जिस दिन उसने रिजाइन किया ना, जिस दिन उसने अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन बनाया, उसके 30 दिन के अंदर एक फॉर्म ADT 3 वो कंपनी को भी भेजेगा और ROC को भी भेजेगा कि भाई मैं जा रहा हूं, जिसमें ऑफ कोर्स रीजन लिखा होगा कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ओके। और उसमें वो रीजन लिखेगा, फैक्ट्स लिखेगा कि वो रेजिग्नेशन क्यों कर रहा है। यह हो गया नॉर्मल कंपनी का, यह हो गया नॉर्मल कंपनी का। लेकिन अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई मेजर चेंज नहीं है बेटा, कोई मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ कंपनी ROC के साथ C&AG को भी बता देना, C&AG को भी बता देना। तो अगर ऑडिटर
जो अपॉइंट किया गया था C&AG के द्वारा, तो वो C&AG को बता देगा कि मैं क्या जा रहा हूं, यानी फाइल करेगा ADT3 गवर्नमेंट कंपनी में भी और अदर कंपनी में भी 30 दिन में ही फाइल करेगा। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंपनी, ROC और CAG तीन लोगों के साथ फाइल करता है, और अदर केसेस में C&AG को बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंपनी में सिर्फ कंपनी और ROC को बताता है। ठीक है, अगर सर मैंने 30 दिन में नहीं बताया तो कोई क्या ही कर लेगा, तो बेटा लॉ कहता है अगर ऑडिटर तुमने 30 दिन के अंदर कंपनी को, ROC को या C&AG को अगर एप्लीकेबल है नहीं बताया, तो तुम पर लग जाएगी पेनल्टी 50,000 रुपए की, और एन अमाउंट इक्वल टू रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, जितनी तुमने क्या ली थी, विच एवर इज लेस। ऑडिट फीस और 50,000 रुपए दोनों में से जो लोअर होगा उतनी तुमसे क्या ले ली जाएगी, पेनल्टी ले ली जाएगी, अगर तुमने कंपनी या ROC को 30 दिन में ADT3 नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद भाई 30 दिन पे जैसे 30th डे खत्म होगा पेनल्टी तो लगेगी, फर्दर का मतलब एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी 500 रुपए पर डे की। जितने दिन नहीं दोगे ना ADT3, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे लगती चली जाएगी। कब तक लगती जाएगी? जब तक कि वो टोटल 2 लाख तक नहीं पहुंच जाती, यानी 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी पहुंच सकती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ADT3 भर के दे देना इन लोगों को, दे देना इन लोगों को। क्या क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। चलिए अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी पर हमने बहुत टाइम से इस टॉपिक को होल्ड पे रखा हुआ था। एक मुन्नी ब्रेक दे देते हैं, फिर चलते हैं इस पे। मुन्नी ब्रेक दे देते हैं, आइए। चलिए, मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, लो होता है बचकाना सनम। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, हाँ बेटा, क्रिश पूछ रहा है लॉ की पेनल्टी से कैसे बचना है। बिल्कुल बेटा, इसका एक रास्ता है, लॉ को फुलफिल करके। वाह क्या बात बताई सर। चलिए सुनिएगा, अब पूरा फोकस रखना, नहीं तो फिर इसके बाद मैं दोबारा से ये टॉपिक कभी नहीं लूंगा, ठीक है। आज जिसको समझ गया उसको समझ गया, वरना मेरी तरफ से है कद्दू, ठीक है। कद्दू 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 कद्दू। चलिए गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पे जाता हूं, ये रही सेक्शन 2 क्लॉज 45, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड होते हैं? मेथड 1, मेथड 2। और मैं बता रहा हूं, मैं आपको दो अलग मेथड पढ़ाऊंगा और आप क्या करोगे, उनकी खिचड़ी बना दोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जुड़वा लो मुझसे, दोनों मेथड अलग अलग है, दोनों मेथड की खिचड़ी मत बना देना। अगर मेथड 1 लगा रहे हो तो मेथड 1 लगा के चेक करो, अगर मेथड 2 लगा रहे हो तो मेथड 2 लगा के चेक करो। दोनों की खिचड़ी मत बनाना, दोनों की खिचड़ी मत बनाना, ठीक है। ओके सर समझ गए, ओके सर समझ गए। मेथड 1 क्या बोलता है कि अगर 51% और मोर 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करती हैं, या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करती हैं, तो उस कंपनी को हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा दे देंगे, गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा दे देंगे। सर कुछ नहीं समझ आया? अरे आएगा ना यार, रुक तो जाओ भाई साहब, तुम तो ये क्या मैगी बना रहे हैं गुरप्रीत सर कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। ये लो बेटा लॉ की मैगी, ठीक है। ओके, अब यहां पर 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। आइए, सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में 50% शेयर कैपिटल होल्ड करती है। आप मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, एज पर मेथड 1 ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? आएंगे करमजीत, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, डोंट वरी। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में
60% होल्ड करती है, मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में 60% होल्ड करती है, 60 नहीं 51 लेते हैं, ये 51% होल्ड करती है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में 80% होल्ड करती है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में 50% होल्ड करती है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में ये 30% और ये 30% होल्ड करती है, क्या इस केस में ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज, हम दोनों का मिलाकर देखेंगे, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी 51% करेगी तो भी आंसर यस आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मिलकर एक कंपनी में 30%, 20% और 1% होल्ड करती हैं। 30%, 20%, 1% होल्ड करती हैं, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। गोवा की गवर्नमेंट और यूपी की गवर्नमेंट मिलाकर कंपनी में ये होल्ड करते हैं 30% और ये होल्ड करते हैं 40%, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। क्या आपको मेथड 1 क्रिस्टल क्लियर हो गया? मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ले लिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी ले लिया, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वाला भी ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला भी ले लिया और मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट वाला भी ले लिया। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। अगर एक कंपनी अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है, अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो हम इस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान से सुन लो। अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो उस केस में हम उसे क्या मान लेंगे? गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 में, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 में 60% होल्ड करती है और कंपनी 1 कंपनी 2 में 50% होल्ड करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कंपनी 1 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? कंपनी 1 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? और कंपनी 2 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? और यह आपने कौन से मेथड से चेक करके बताया है? कंपनी 1 60% है, द आंसर इज यस। कौन सा मेथड? मेथड 1, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, ओके। लेकिन क्या कंपनी 2 इस कंपनी की सब्सिडियरी है? क्या कंपनी 2 कंपनी 1 की सब्सिडियरी है? द आंसर इज नो। सो कंपनी 2 is not a government company because it is not a subsidiary. क्यों? Because company 2 is not a
सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 में 50% होल्ड करते हैं और कंपनी 2 में 60% होल्ड करते हैं। अब आप बताओ क्या कंपनी 1 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, और कंपनी 2 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? तो पहला आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि मेथड 1 में 51% बोला गया है, नो। ठीक है, और कंपनी 2 में क्या आएगा? कंपनी 2 में नो, क्योंकि ये सब्सिडरी तो है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी नहीं है ना। कंपनी 2 इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी 1 बट नॉट अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगेन इट इज नॉट a subsidiary of government company। ठीक है, इट इज a subsidiary of company 1, इट इज a subsidiary है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी नहीं है। इज इट क्लियर? यस और नो? कोई दिक्कत भाई यहां पे? अभी तो सिंपल एग्जांपल चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉलीपॉप एग्जांपल। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 में 51% होल्ड करती है, कंपनी 1 कंपनी 2 में 55.50% होल्ड करती है। जल्दी बताओ कंपनी 1 सब्सिडरी है या नहीं, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? जिंदगी तो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला। चलिए, तो देखो कंपनी 1 तो यस है, कंपनी 1 तो यस है। कौन से मेथड से? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। ठीक है, ओके सर। बट कंपनी 2, बहुत बच्चे कह रहे हैं यस और बहुत बच्चे कह रहे हैं नो। अब मैं यहां पर दुविधा में आ गया बच्चों, यहां पर मैं दुविधा में आ गया हूं। मुझे बताओ क्या कंपनी 2 कंपनी 1 की, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, क्या कंपनी 2 सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है? बस इतना बता दो। सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए कितना परसेंटेज सिखाया गया था चैप्टर नंबर 1 में? सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए कितना परसेंट सिखाया था गुरप्रीत सर ने? वहां पर भी 2 मेथड सिखाए थे सब्सिडरी कंपनी बनने के। एक मेथड था मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला और एक मेथड था मोर देन 50% वाला। क्या ये मोर देन 50% नहीं है क्या?
क्या ये मोर देन 50% नहीं है? सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए 51 था या मोर देन 50 था यार? मैंने कहा था मेथड्स को मिक्स मत करना, मत करना, मत करना, दोनों अलग मेथड है। मेथड 1 में 51% की बात हुई है, बट मेथड 2 में सिर्फ सब्सिडरी कंपनी बनने की बात हुई है। तो यहां पर क्योंकि ये मोर देन 50% है, क्योंकि ये मोर देन 50% है, इसीलिए इट इज अ सब्सिडरी, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, इसीलिए आंसर इज मेथड नंबर 2 से हां। क्यों घुमा डाला ना? किसी को कोई डाउट है? नो वालों को कोई डाउट है क्या? ये बताओ। नो जो बोल रहे थे, कोई डाउट बचा इसमें? अंकिता मिश्रा, बस मैंने ये बताया कि सब्सिडरी कंपनी कब बनते हैं। बस अंकिता मुझे ये वाले पॉइंट्स बता दो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। मुझे बताओ सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो मुझे चैट में सिर्फ ये बता दो, एक सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, बस। बाकी तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक यहां पर ऑलमोस्ट एंड हो गया है। सारे बच्चे एक बारी रीड कर लेंगे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, फटाफट से रीड कर लो और मुझे बताओ। यहां से चालू होता है मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2 है, और यहां तक आपका है मेथड नंबर 1। इंतजार कब तक हम करेंगे भल। दिव्यम बेटा, इसका टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, बिकॉज डेफिनेशंस फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। ठीक है दिव्यम, यहां पर नहीं दी हुई ना। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन चैप्टर 1 में दी हुई है, वहां जाकर पढ़ोगे तुम। डन, पढ़ लिया सबने? गोरी 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 गोरी, चोरी 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 चोरी, चुप चुप के तुम मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। प्रिंस वर्मा, सेकंड मेथड में जिसको भी कंफ्यूजन है, उसको सब्सिडरी कंपनी जब समझाई गई थी 1 घंटा लगाकर, वो देखना है। ठीक है प्रिंस, तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब्सिडरी कंपनी सीखने की जरूरत है, जो चैप्टर 1 में सिखाया गया था। ठीक है, जिसको भी मेथड 2 में दिक्कत आ रही है, उसकी दिक्कत गवर्नमेंट कंपनी की नहीं है, उसकी दिक्कत है कि तो ये नहीं पता सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। चलिए,
ओके सर, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी पर। अब मैं किस पर आ रहा हूं बेटा? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी पर। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी पर आ रहा हूं मैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। इसमें सिर्फ ये लिखा है, एक ही मेथड है इसमें, एक ही मेथड है कि अगर मोर देन 50%, अगर मोर देन 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करती हैं, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी होती है। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो ऑल गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज, बट ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज आर नॉट फॉल, मतलब डिड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, चलिए, अभी मुझे पता समझ नहीं आया। देखो, ऊपर की जितनी भी आपने कंपनियों में गवर्नमेंट कंपनी में हां बोला था, वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी भी है, वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी भी थी। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ा सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो वो ए लिमिटेड में 50.50% होल्ड करते हैं। ए लिमिटेड में 50.50% होल्ड करते हैं। बी लिमिटेड में 51% होल्ड करते हैं और सी लिमिटेड में 80% होल्ड करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड में 20% होल्ड करती है। बी लिमिटेड एक्स लिमिटेड में 30% होल्ड करती है और सी लिमिटेड रिमेनिंग 50% होल्ड करती है। दिमाग खुल जाएगा इसके बाद आपका, शायद, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नाउ आपको मुझे बताना है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है या नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूं, बस मैं ये जानना चाहता हूं। इस एग्जाम्पल से मजा आ जाएगा आपको, इस एग्जाम्पल से मजा आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग ए लिमिटेड को। मुझे बताओ, क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? बस इतना बता दो, ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? बेटा, ए लिमिटेड
गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेथड 1 लगाता हूं, मेथड 1 में क्या चाहिए होता है, मेथड 1 में क्या चाहिए होता है, 51% चाहिए होता है। क्या यहां पर 51% है? द आंसर इज नो। मेथड 2 लगा लो ना सर। बेटा ए लिमिटेड क्या किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है? नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, कोई और कंपनी थोड़ी होल्ड करती है। सब्सिडरी कंपनी का प्रोविजन लगाने के लिए कोई कंपनी होल्ड भी तो करनी चाहिए। तो यहां पर द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी के लिए कितना चाहिए था? मोर देन 50% चाहिए, मोर देन 50% चाहिए। तो यहां पर मेरे बच्चा द आंसर इज यस। ठीक है, यानी इन दोनों का ऑडिटर है ना C&AG अपॉइंट करता है। ए लिमिटेड भले ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है, इसीलिए उनका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा? C&AG ही अपॉइंट करने वाला है। नेक्स्ट आता है बी लिमिटेड। क्या बी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस, मेथड नंबर 1। और अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी ही, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सी लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सी लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, मेथड नंबर 1। क्या ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है? अरे है यार, गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी भी है। अब आता है एक्स लिमिटेड। पॉइंट ही बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक्स लिमिटेड मुझे बताओ कौन से मेथड से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है? बस ये बता दो, एक्स लिमिटेड कौन से मेथड से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है? गवर्नमेंट कंपनी बन रही है। कौन से मेथड से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है एक्स लिमिटेड? मेथड नंबर बताओ तो मानो। कुछ बच्चे फर्स्ट कह रहे हैं। मुझे बताओ फर्स्ट मेथड से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स लिमिटेड में 51% होल्ड कर रही है? द आंसर इज नो। क्या एक्स लिमिटेड, मुझे बताओ कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है? एक्स लिमिटेड कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? आप लोग जो जितने भी मेथड 2 बोल रहे हैं, जितने बच्चे मेथड 2 बोल रहे हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूं कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड? अगर आपने आज बता दिया मान जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मुझे ये तो बताओ कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है? ए लिमिटेड की, बी, सी, नाम तो बताओ भाई। मेथड 2 वालों नाम बता दो कौन सी कंपनी। क्या बी लिमिटेड की सब्सिडरी है? नहीं है, मोर देन 50% नहीं है। क्या सी लिमिटेड की सब्सिडरी है? नहीं है, क्योंकि मोर देन 50% नहीं है। कौन से, कौन सी भाई, कौन सी? कौन? लक्ष्य कह रहा है बी की है। अरे बी की होती तो मोर देन 50% होता। क्या मोर देन 50% है बी के पास? नहीं है भाई। सब्सिडरी कंपनी की होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंपनी है? आप मिलाकर थोड़ी कहोगे ना यार, किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। तो ना तो वो ए की सब्सिडरी, ऐसे तो आप इनकी भी मिलाकर कह दो। ए और सी की मिलाकर क्यों नहीं कह रहे हो आप? सर ए और सी की 50 + 20 70% होता है। आप बी और सी क्यों कह रहे हो? ए और सी कह दो ना, फिर ए और सी कह दो। तो किसी भी कंपनी की सब्सिडरी होने के लिए उसके पास मोर देन 50% होना चाहिए था। ना ए लिमिटेड के पास मोर देन 50% है, ना बी लिमिटेड के पास मोर देन 50% है, ना सी लिमिटेड के पास मोर देन 50% है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। बट क्या इसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही? आप खुद बताओ। क्या इसे गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल देखेंगे कि इनडायरेक्ट? ये आपका चैप्टर में लिखा है, कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंट्रोल होती है, मतलब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है। आई होप आपको समझ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा डिटेल में जो मुझे बताना था मैंने सब समझा दिया। मोहम्मद बेटा, इसके लिए तुम्हें ना सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसका सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसी का ही बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसका सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट कद्दू है उसका ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट कद्दू हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। बहुत सिंपल है। चलिए एक लास्ट प्रोविजन लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मोर देन 50 है, मोर देन 50 इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट 100% होल्ड कर रही है, आप ये मानोगे। रजित ए लिमिटेड इसलिए आ रही है क्योंकि मोर देन 50% है, बस मोर देन 50% है। चलिए आइए पॉइंट पे आइएगा फटाफट से प्लीज। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर है, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर है, ठीक है। ओके सर, अब यहां पर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं 10,000, जिस पर एक शेयर पर एक वोट है, और इक्विटी शेयर्स हैं 2,000 जिस पे कितना मान लेना, चलिए जिस पर एक शेयर पर 6 वोट्स हैं, जिस पर एक शेयर पर 6 वोट है। इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट 2,000 डीवीआर इक्विटी शेयर ओन करती है, डीवीआर इक्विटी शेयर ओन करती है। आप मुझे बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी? तो आइए देखते हैं इस कंपनी में टोटल वोट्स कितने हैं। टोटल वोट्स मान लू तो 10,000 इंटू 1 प्लस 2,000 इंटू 6, तो टोटल वोट्स कंपनी में है 22,000 वोट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने हैं? 22,000, सॉरी माय मिस्टेक, 2,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 22,000 इंटू 100, परसेंटेज निकालो। दैट इज 54.54%। तो क्योंकि ये मोर देन 51% है अंडर मेथड 1, ठीक है, तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है एज पर
मेथड 1। ठीक है, तो मैंने डीवीआर वाला पॉइंट भी आपको कवर करा दिया। गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के मुझे लगता है टारगेट्स हो गए होंगे कंप्लीट। आज तो आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, होमवर्क दे देता हूं बस। टारगेट क्या था भाई? कैजुअल वैकेंसी हो गया, ऑर्डिनरी एसआर हो गया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर हो गया, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर हो गया, और गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी हो गया। ठीक है, तो फटाफट टू डेज टॉपिक में लिख देता हूं। कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ओआर वर्सेस एसआर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर और गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। ठीक है, चलिए जय बेटा, तुम्हें सिर्फ यह ध्यान देना है जय बेटा कि मेथड 1 में मोर देन 51% होना चाहिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कंपनी में मोर देन 51% होल्ड कर रही थी? द आंसर इज नो। चलिए बादल बेटा, क्या मॉड्यूल से नहीं पढ़ाया बस ये बता दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मॉड्यूल से क्या मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी मैंने मॉड्यूल से क्या नहीं पढ़ाया। लिखना बहुत आसान होता है बेटा बादल कि मॉड्यूल से नहीं पढ़ाया, बट अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो सब पढ़ाया है। हर एक लाइन जितनी पढ़ानी थी वो सब पढ़ाई है। 10.21 क्या है? 10.21 पे दिखाओ। 10.21, 10.21 अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है बादल, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने अभी ये टॉपिक खत्म ही नहीं कराया है, तो तुम कैसे कह रहे हो नहीं पढ़ाया? ये कल की क्लास में होने वाला है, ये आज का टारगेट है ही नहीं। कह रहे 10.21 अबे पढ़ाया ही नहीं तो कैसे करूं यार मैं? कल का टारगेट है वो। क्या करूं मैं? जॉब छोड़ दूं क्या? बताओ। कल का टारगेट है सबसेक्शन 4, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। देखो मेरी बुक में भी कोई अंडरलाइन है नहीं, यहां तक कंप्लीट हुआ है। चलिए होमवर्क दे देता हूं फटाफट से, फिर खत्म करते हैं। आइए चलिए होमवर्क लिखते चलिएगा फटाफट। होमवर्क, चलिए होमवर्क में देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ठीक है। चलिए ठीक है, बस इतना ही होमवर्क है, 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, 5 क्वेश्चन होमवर्क में, ज्यादा होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं। यस शिल्पा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कल की छुट्टी है क्लास की, कल कोई क्लास नहीं है। और बताओ, चलिए मैं रुका हुआ हूं। जय बेटा तुम्हारे लिए रुका हूं, बताओ तुम्हारा क्या डाउट है, फिर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में कहीं। सौरभ बेटा ये गुड नोट है, पहले मैं वन नोट, लास्ट बैच तक मैं वन नोट यूज करता था, इसी बार मैंने इस सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट किया है। जसमीत सर ने कहा बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मैं खुद इसी बार पढ़ाया है। लास्ट टाइम तक मैं वन नोट पे पढ़ाता था, बट वन नाइट कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम आ गया था। नाजिर बेटा डीवीआर में सिर्फ मैंने क्या किया, टोटल वोट्स निकाले। अगर 2000 शेयर थे और एक शेयर पर 6 वोट थे, तो 2000 शेयर पर कितने वोट्स होंगे, बस ये निकाला। 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल 12000 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। और टोटल वोट्स कितने थे, 22000 थे, तो 12000 डिवाइड बाय 22000। जय बेटा मुझे तुम्हारा ना डाउट नहीं समझ आ रहा, P&L और स्टॉक एडजस्टमेंट वाला, तुम डाउट इंजन में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली डिटेल में डाउट डाल देना, तुम क्या कहना चाहते हो। ब्रांच अकाउंटिंग वगैरह की बातें कर रहे हो क्या, है जय? ब्रांच अकाउंटिंग के अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ, वो एक्चुअली बुक्स में नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ आउटसाइडर को नहीं दिखते, वो इनसाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं सारी। बेटा ड्राइव पे चेक करो शिल्पा बेटा, इंपॉर्टेंट फाइल्स करके है एक फोल्डर, वहां पे मिलेगी, ठीक है। चलिए ओके बाय।